हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाई की क्वेश्चन पर एंड कंप्लीट चैप्टर पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में जितना भी कंसेप्ट है, एरर एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, एंड यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं उन पर हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। एंड ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर, चैप्टर पर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो बढ़िया से मेरे साथ एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ एंड अपने टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड अभी जो तुम्हारा 21 जून को नीट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ। एंड लास्ट मोमेंट में तुम्हें एग्ज़ाम के लिए किस तरह से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है, एंड खास तौर पर फिजिक्स के लिए किस तरह से अपने माइंड को सेट करना है। ठीक है, बिकॉज ये वाला जो पेपर था, अभी जो 3 मई को पेपर हुआ, वो इजी था। ठीक है, लेकिन अब जो पेपर आने वाला है वो डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो तुम्हें अपने माइंडसेट को किस तरह से सेट करना है, प्रिपेयर करना है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एंड किस तरह से तुम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे कि बेहतरीन मार्क्स आएँ तुम्हारे, इसीलिए मिस्टेक ना हो पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड हो पाएँ एंड करेक्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो बढ़िया से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल, पहला टॉपिक है अपना फंडामेंटल। यूनिट एंड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो सेल्फ डिपेंडेंट होती, अदर पर डिपेंड नहीं होती, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, एंड इनकी जो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है। जैसे इनमें से है लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एंड ल्यूमिन इंटेंसिटी। इस तरह से अपने पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। एंड इनकी जो यूनिट होगी उसे फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे लेंथ की है मीटर, मास की है केजी, एंड टाइम की है सेकेंड, एंड करंट की एम्पियर, एंड टेम्परेचर की केल्विन। ठीक है, अमाउंट ऑफ मटेरियल मिल मोल, एंड ल्यूमिन इंटेंसिटी कैंडेला। तो इस तरह से अपने पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं, ठीक है, सेकेंड टॉपिक है डिराइव्ड। यूनिट एंड क्वांटिटी। डिराइव्ड वो होती हैं जो फंडामेंटल की हेल्प से बनती हैं। ठीक है, एंड उन फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं उसे डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। जैसे बाय द वे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे बाय द वे पावर है, ठीक है, पावर की यूनिट हो गई वाट। जैसे प्रेशर है, पास्कल। तो ये अपने पास फंडामेंटल यूनिट हो गई एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये इनके बीच में कंसेप्ट आता है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे एंगल एंड सॉलिड एंगल पर। एंगल क्या होता है? एंगल की जो यूनिट लिखते हैं, एक है रेडियन, ये एसआई यूनिट है, रेडियन, एंड अदर यूनिट है डिग्री, अदर यूनिट है आर्क मिनट, एंड अगली यूनिट है आर्क सेकेंड। अब ध्यान रखना है कि आपको ये समझना है कि 1 आर्क मिनट या 1 डिग्री इक्वल टू 60 आर्क मिनट होते हैं। ये जो डैश का सिंबल है ये आर्क मिनट है। ठीक है,
एंड 1 आर्क मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 आर्क सेकेंड हो गया। ये जो डबल सिंबल होता है ये है आर्क सेकेंड का, एंड सिंगल सिंबल है आर्क मिनट का। ये आपको समझना है। एंड तुम्हें समझना है कि किसी भी सर्कल में जो एंगल बनता है, बाय द वे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये इस तरह से आर्क बना, ये एंगल थीटा, ये हो गया इसका ये आर्क हो गया। तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस आर। सबसे बड़ा जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, और सबसे बड़ा जो आर्क होगा 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन। ये आपको समझना है। एंड 180 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन आ जाएगा, इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये तुम्हें जानना बड़ा ज़रूरी है, ये लॉजिकल है एंड इनका यूज भी जानना ज़रूरी है। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि 2 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 5 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 30 रेडियन में कितने डिग्री होती हैं, ये तुम्हें जानना ज़रूरी है। एंड इसके बाद बातचीत करेंगे सॉलिड एंगल पर। सॉलिड एंगल क्या होता है? बाय द वे अपने पास ये एप्पल है, एंड यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस इसमें कट कर लिया इस तरह से। तो सॉलिड एंगल का जो सिंबल बनता है वो ओमेगा लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। कंप्लीट जो सॉलिड एंगल बनेगा ओमेगा हो गया, एंड स्मॉल बनेगा डी ओमेगा हो गया। इस छोटे से पार्ट को यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ इस तरह से। अब देखो ज़रा इस तरह से, एंड ये वाला जो पार्ट आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर एंगल बन रहा है डी ओमेगा, ये रेडियस आर आ गई। तो यहाँ पर जो स्मॉल सॉलिड एंगल लिखोगे वो डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, एंड कंप्लीट लिखोगे तो इसका सम ऑफ कर दो, इसका सम ऑफ कर दो, तो इधर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू सम ऑफ डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल एरिया ऑफ द स्पेयर इन 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मीन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ये यूज करना है। एंड नीट एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि एंगल एंड सॉलिड एंगल both are dimensionless physical quantity, but have a unit। यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, ये आपको समझना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, मीन डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जैसे ये अपने पास अर्थ है और यहाँ पर मैंने अर्थ का डायग्राम बना लिया, ये अर्थ हो गई। अब यहाँ पर मैं चांद तारों को देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं चांद तारों को देख रहा हूँ, ये स्टार आ गए, ये स्टार आ गए, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, अर्थ से चांद तारों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्टार, ये डिस्टेंस कितनी है। इस डिस्टेंस को मेजरमेंट करना मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। इसके लिए हमारे पास कुछ यूनिट होती हैं, उन्हें अपन कहते हैं, एक तो है लाइट ईयर, एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक है पारसेक, ठीक है। तो AU का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि ये सन है, ठीक है भाई, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। अर्थ से लेकर सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे 1 AU कहते हैं। एंड लाइट को यहाँ से यहाँ तक आने में, सन से अर्थ तक आने में अप्रॉक्सीमेट जो टाइम लगता है वो 8 मिनट
प्लस 30 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो 1 AU इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट आ जाता है तुम्हारे पास 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर आता है। ये 1 AU इक्वल टू इतने किलोमीटर है। 1 AU का मतलब है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, फिर इसके बाद बातचीत करते हैं लाइट ईयर, LY। अब LY का मतलब क्या है? लाइट ईयर। 1 LY का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर ये कैंडल है और कैंडल से लाइट इधर निकल रही है, तो लाइट ऐसे 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 आगे जा रही है। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि लाइट 1 साल में कितना चल रही है। लाइट ट्रेवलिंग डिस्टेंस बाय द लाइट इन वैक्यूम विद इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 सेकेंड है और यहाँ पर t इक्वल टू 1 ईयर है। तो 1 सेकेंड में लाइट जितना चल चुकी उस डिस्टेंस को अपन 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये डिस्टेंस हो गई 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मतलब लाइट 1 ईयर्स में इतने किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। डिस्टेंस मेजरमेंट करने का एक बड़ा यूनिट और है जिसे अपन पारसेक कहते हैं। लार्जेस्ट यूनिट है ऑफ द डिस्टेंस एंड 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। एंड ध्यान रखना है कि पारसेक इज अ वेरी लार्जेस्ट यूनिट। पारसेक is a very largest unit of distance। डिस्टेंस मेजरमेंट करने की वेरी लार्जेस्ट यूनिट है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे अपने पास पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। डिस्टेंस मेजरमेंट बाय पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? इसके लिए हमने ये समझ लिया कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से, ठीक, और हमने देख ली कि इसकी दो सिचुएशन अलग अलग जगह पर, एक सिचुएशन है पॉइंट ए पर, दूसरी सिचुएशन है पॉइंट बी पर। एंड हमने देखा कि ये जो स्टार है, जो सन है, इसकी हमें डिस्टेंस को मेजर करना है। ये कोई सन मान लो, ये स्टार मान लो, और इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है कि अर्थ से इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि जब यहाँ पर हैं इस जगह से तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है। ये एंगल बाय द वे थीटा बना और ये वाली डिस्टेंस डी है, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो हम लोग फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो एंगल इक्वल टू आर्क कितना है, कैपिटल डी डिवाइड बाय रेडियस स्मॉल डी। स्मॉल डी अपने को कैलकुलेट करना है कैपिटल डी डिवाइड बाय थीटा। बट इस फार्मूले का यूज करके तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट थीटा इन रेडियन, थीटा की वैल्यू रेडियन में ही होनी चाहिए, ये आपको समझना है। तो ये कंसेप्ट हो गए किसी भी स्टार की, किसी भी गैलेक्सी, किसी भी सैटेलाइट या प्लैनेट की डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी बाय द पैरेलैक्स मेथड। एंड ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने का वेरी लार्ज एंड वेरी कंसेप्चुअल मेथड है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे डायमेंशनल फार्मूला पर, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड PYQ क्वेश्चन पर। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूले का मतलब क्या है कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हमें डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। एंड डायमेंशन फार्मूला इज अ कोड लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जैसे तुम्हें हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन को तुम ऐसे लिखोगे नहीं, तुम हाइड्रोजन को ऐसे लिखोगे, ऐसे तो तुम हीलियम को लिखोगे। एंड अगर तुम हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहे हो तो ये करेक्ट है, लेकिन हाइड्रोजन को अगर ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, इस तरह से लिख रहे हो तो ये इनकरेक्ट हो गए। जबकि हाइड्रोजन H ये भी है,
जैसे तुम्हें हीलियम लिखना है तो ऐसे लिखोगे तो करेक्ट है, बट अगर तुमने ऐसे हीलियम का सिंबल लिख दिया तो ये इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, सही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी एटॉमिक नंबर का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, उस सिंबल का ही यूज करोगे। इसी तरह से फिजिक्स में भी स्पेसिफिक सिंबल होता है, उस सिंबल का यूज करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल है। मास, तो मास का डायमेंशन फार्मूला एम है। टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला टी है। आप इसे लिख सकते हैं एम पावर 0 एल पावर 1 टी पावर 0, या इसे लिख सकते हैं एम पावर 1 एल पावर 0 टी पावर 0, इसे लिख सकते हैं एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 1। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन का यूज कैसे करते हैं, डायमेंशन का लॉजिक क्या है, उस पर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, मेन कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन। ठीक है, इन नीट एग्जाम, नीट एग्जाम में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उन पर मैं छोटा सा एक डिस्कशन करता हूँ, फिर तुम्हें वो बात समझ में आएगी कि कैसे हमें कैलकुलेट करना होगा। एक तो ध्यान रखना है कि एक रूल है, रूल फर्स्ट, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट है वो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? जैसे मैंने लिखा कि यूनिट मीन न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। कैसे? इसको मैंने लिखा एन यू, इसको मैंने लिखा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। कैसे? कैसे कैसे का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने कह दिया कि तुम्हारे एग्जाम टाइम है 1 आवर्स, तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी 1 और यूनिट है आवर्स। एंड अगर इसे तुम 60 मिनट लिख रहे हो तो एक ही बात हो गई, इसे तुम इतना लिख रहे हो 3600 सेकेंड तो भी तो वही बात हो गई। लेकिन तुमने ध्यान दिया कि जब यूनिट को तुम डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर तुमने यूनिट को डिक्रीज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई। मतलब यहाँ पर जस्ट उल्टा रूल चलता है, यूनिट डिक्रीज तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज एंड यूनिट डिक्रीज तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन इसी फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, जैसे यूनिट कन्वर्जन से, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, 1 जूल इक्वल 10 पावर 7 अर्ग। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो तुम्हें अपने माइंड में सेट करके बना के रखना है एंड उनको सॉल्व करना है, समझना है, जानना है, पहचानना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं जितना तुम डिफिकल्ट मान लेते हो। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग डायमेंशन के अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, जिसमें से हमें किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना होगा। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला अननोन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हो गया? अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब ये होता है अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब ये होगी, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहीं आर लिख दिया, अब आर का नाम तुम क्या दोगे? मैंने तो सिर्फ सिंबल दिया है। तुम आर को रेडियस भी कह सकते हो, आर को रेजिस्टेंस भी कह सकते हो,
रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, आर को गैस कांस्टेंट भी कह सकते हो। तो आर के नाम बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग में इसका डायमीटर यूनिट सब अलग अलग होंगी। तुम टी को टाइम भी कह सकते हो, टी को टेम्परेचर भी कह सकते हो, टी को थिकनेस भी कह सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल तुम सिंबल देख के नाम नहीं बता सकते हो। तो जिसमें तुम्हें कोई भी इक्वेशन मिलेगा उसमें जिन फिजिकल क्वांटिटी का तुम्हें नेम गिवन होगा वो तुम्हारे लिए हो गई नोन, और जिनका नेम गिवन नहीं होगा वो तुम्हारे लिए हो गई अननोन। समझ गए? तो हमें अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हें इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन में जहाँ पर कहीं प्लस माइनस का साइन दिखेगा उनका डायमेंशन इक्वल करना है, क्योंकि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को आपस में एड या लेस करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसका मैं नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ एंड तुम्हें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो जरा, हमारे पास एक इक्वेशन है F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक है, और हमें अल्फा बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। टी टाइम है, एफ फोर्स है। अब जब टी टाइम है तो टाइम जब नाम पता हो गए तो डायमेंशन तो फिर लिख सकते हैं ML_T-2, फोर्स का NT टाइम हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, अल्फा बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने बताया कि सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को एड या लेस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है F माइनस अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन। आपको पूरे इक्वेशन में ओनली प्लस माइनस साइन को चेक करना है। तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू एफ, मीन अल्फा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एंड एफ का डायमेंशन है ML_T-2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एंड इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा ML_T-4। ये हो जाएगा अल्फा का। एंड बीटा का डायमेंशन बीटा टी इक्वल टू एफ, मीन बीटा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टी, मीन ये हो जाएगा ML_T-2 डिवाइड बाई टी, एंड फाइनली ये फार्मूला आ जाएगा ML_T-3। तो ये हो जाएगा अपने पास बीटा का डायमेंशन फार्मूला। तो ये कंसेप्ट तुम्हें अपना यूज करना है। ठीक है, चलो अपन एक और क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं। ये भी नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, नीट PYQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने पास लिखा हुआ है V इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है। इसमें अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है A स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ठीक है, फाइंड डायमेंशन ऑफ A स्क्वायर डिवाइड बाई बी। ये डायमेंशन यहाँ पर V अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी एंड x डिस्टेंस है। ठीक है, V पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के इक्वल है ML²T-2, एंड x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन L हो गया। ए बी अननोन है, तो अपने को इन्हीं का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर हमने ये चेक किया, ये वो जो इक्वेशन अपने को गिवन है रूट एक्स इक्वल टू बी, इसका मतलब b का डायमेंशन इक्वल टू रूट एक्स का डायमेंशन। समझ गए? एंड बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इतना हो गया। x कितना है? L, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L⁻1/2, इतना हो गया। मेरा मतलब रूट L हो गया, तो b का डायमेंशन तो रूट L आ गया। फिर इसके बाद अपने को कैलकुलेट करना है इसका डायमेंशन, a का डायमेंशन। तो देखो ज़रा, इसका डायमेंशन इधर पूरे का जो डायमेंशन होगा, इस पूरे का डायमेंशन इस v के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो इधर हो जाएगा v, मेरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ML² T-2 इक्वल टू A मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर।
तो x का कितना है एल स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है इस फंक्शन का रूट एल आ रहा है एंड इधर भी रूट एल आ रहा है, तो इधर हो जाएगा रूट एल। अब देखो भाई, यहाँ से एल स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा एम टी माइनस टू इक्वल टू ए डिवाइड बाई रूट एल, एंड ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा एम रूट एल टी माइनस टू इक्वल टू ए, एंड यहाँ से ए स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो एम स्क्वायर एल टी माइनस फोर इक्वल टू ए। अपने को डायमेंशन किसका कैलकुलेट करना था, अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना था ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी का। ए स्क्वायर का डायमेंशन है अपने पास एम स्क्वायर एल टी माइनस फोर डिवाइड बाई, देखो बी का डायमेंशन कितना था रूट एल का मतलब क्या हो, एल पावर वन बाई टू, एल पावर वन बाई टू ऊपर गए, इधर वन है तो इधर कितना बचेगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, इधर हो जाएगा एम स्क्वायर एल पावर वन बाई टू और टी पावर माइनस फोर। तो ये तुम्हारे लिए कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस तरह से तुम्हें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने कंसेप्ट को समझना है एंड फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन इसी तरह से और करा देता हूँ जो कि नीट एग्जाम में आया हुआ, हाँ एक्सपेंशन पावर से रिलेटेड, ये भी ध्यान रखना है। अपने पास इक्वेशन गिवन है P इक्वल टू पी नॉट एंड ई एक्स पी एक्सपेंशन पावर है माइनस ए टी स्क्वायर। यहाँ पर P एंड पी नॉट इज अ प्रेशर, P एंड पी नॉट आर प्रेशर, ये तो प्रेशर हो गया, T टाइम हो गया, ठीक है, T टाइम है, A अननोन है। अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है, डायमेंशन ऑफ ए। अब देखो जरा, जो एक्सपेंशन पावर में लिखा होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है, और जब डायमेंशन लेस होता है तो इसका मतलब है कि न्यूमिनेटर का डायमेंशन फार्मूला डिनोमिनेटर के डायमेंशन के इक्वल है। अब यहाँ पर ना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पर तो सिंगल से कुछ है, इतना ही केवल है, तो इसका मतलब है कि जब ये डायमेंशन लेस होगा, अगर डायमेंशन लेस है तो ए का डायमेंशन उतना ही होना चाहिए जितना टी का नेगेटिव है। इसका मतलब ए टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन लेस एम पावर जीरो एल पावर जीरो टी पावर जीरो, तो इसका मतलब ए इक्वल टू इधर हो जाएगा टी माइनस टू। तो ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है, इस तरह से तुम्हें अपने कंसेप्ट का यूज करना है। अगर इसी तरह से कोई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाए, बाय द वे मैं एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ। जैसे लिखा हुआ i इक्वल टू आई नॉट लिखा हुआ है ई पावर माइनस का अल्फ़ा टी डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बाई द वे थीटा लिखा हुआ है, और अपने को बताना है i एंड आई नॉट करंट, t बाय द वे टाइम है, थीटा टेम्परेचर है, अल्फ़ा अननोन है। अननोन का मतलब नाम नहीं मालूम है, इसी का अपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना है वही रूल, ध्यान रखना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डायमेंशन इक्वल होगा और ये डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब न्यूमिनेटर का डायमेंशन डिनोमिनेटर के डायमेंशन के इक्वल है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा थीटा डिवाइड बाई टी, एंड थीटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायमेंशन आप थीटा ही लिख सकते हो, एंड टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी, मेरा मतलब टी माइनस वन थीटा हो गया, तो अल्फ़ा का डायमेंशन ये हो गया। तो इस तरह से तुम्हें अपने कंसेप्ट का यूज करना है एंड आगे बढ़ना है। ये तो हो गया डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का यूज करना है। एक और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर तुम्हें कोई इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई इक्वेशन मिल रहा है, उस इक्वेशन में कुछ फंक्शन है, कुछ पावर हैं, उस पावर की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अपने पास बाय द वे एक इक्वेशन है, एक इस तरह से अपने पास स्प्रिंग मास सिस्टम का एक डायग्राम है। यहाँ पर एक मास कनेक्टेड है एंड ये इस तरह से ऑक्सीलेट कर रही है, ये स्प्रिंग इस तरह से ऑक्सीलेट कर रही है। इसके ऑक्सीलेशन की जो फ्रिक्वेंसी है f इक्वल टू ए एम पावर x एंड k पावर y है। समझ गए भाई,
इसमें अपने को वैल्यू बताना है, x एंड y की वैल्यू बताना है। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर f फ्रीक्वेंसी है, ठीक, m मास है एंड k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, एंड a डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, अपने को वैल्यू बताना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है तुम्हारे पास mt-2 एंड ये जो डायमेंशन लेस हो गए, मास का डायमेंशन तुम्हें पता है m है। जब भी कोई तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें सॉल्व करना है। तुम्हें दोनों साइड का डायमेंशन पुट कर देना है एंड उसे सॉल्व करना है। कैसे, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देखो कितना है, फ्रीक्वेंसी का t-1 है, इक्वल टू a, तो अपने पास यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, m मास है, पावर x है, और k स्प्रिंग कांस्टेंट है, पावर कितना है अपने पास mt-2 एंड पावर y है। इसे सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा m पावर 0, l पावर 0, t पावर -1 इक्वल टू a, तो कांस्टेंट हो गया, m पावर कितना है x, इधर कितना है y, तो x प्लस y हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है, इधर हो गया तुम्हारे पास t पावर हो गया तुम्हारे पास -2y। अब देखो ज़रा कंपेयर कर लो, इधर देखो x प्लस वाई, m पावर x प्लस वाई, इधर 0 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड t पावर इधर -2y है और इधर कितना है -1, तो y इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1/2। अब y की वैल्यू +1/2 आ गई तो x की कितनी आ गई, -1/2। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट का यूज करना है एंड आगे बढ़ना है। ये अपना लॉजिक है एंड ये वैल्यू अगर यहाँ पर तुम पुट कर दोगे तो x की वैल्यू 1/2, ठीक है, x की वैल्यू -1/2 और y की वैल्यू +1/2 है, तो इधर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू a, इधर हो जाएगा रूट में देखो x की वैल्यू -1/2, तो k/m। तो ये अपने को लॉजिक यूज करना है, ठीक है, x पावर है -1/2। तो ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अगर यहाँ से टाइम पीरियड कैलकुलेट करते तो वो भी टाइम पीरियड आ जाता है। मेरा मतलब है अपने लॉजिक पर तुम्हें अपना फोकस रखना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो, तो डायमेंशन रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिले तो तुम्हें इस तरह से हैंडल करना है कि बोथ साइड का डायमेंशन पुट करना है एंड फिर उसे कैलकुलेट कर लेना है। चलो, तो डायमेंशन से रिलेटेड अपना कंसेप्ट पूरा हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं एरर एनालिसिस पर। टॉपिक आ गए एरर। एरर एनालिसिस का मतलब क्या है कि जैसे ही आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो, मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास एक मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल का तुम यूज करते हो एंड इसका यूज करके तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ को मेजर कर लेते हो। बाय द वे, मैं कहता हूं कि ये तुम्हारे पास पेन है, इस पेन की लेंथ को बताओ, तुम मेजर करो। तो कैसे मेजर करोगे? तुम्हें 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 इंची टेप का यूज करना ही पड़ेगा एंड इंची टेप का यूज करके इस पेन की, इस पेंसिल की लेंथ को तुम मेजर कर लोगे कि लेंथ इसकी L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर। मैं लिख दिया 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये तो हो गई हमारे पास मेजरमेंट लेंथ हो गई, ये तो हो गई मेजरमेंट लेंथ हो गई। मेजरमेंट वैल्यू हो गई। लेकिन एक हमारे पास रियल वैल्यू भी होगी। अब ध्यान रखना है कि अगर रियल वैल्यू मेजरमेंट वैल्यू के इक्वल आ रही तो नो एरर, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर रियल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो यस एरर है। तो उस सिचुएशन पर एरर है। अब ये एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, समझो जरा। बाय द वे,
फर्स्ट टाइम अपन ने मिस्टेक की, इज मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट वैल्यू जो आ रही है मेजरमेंट वैल्यू आ गई L1, L2, L3, इसी तरह से Ln आ गई। इन सब की अपन ने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली, L एवरेज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 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 Ln डिवाइड बाई n। अब तुमको मैं बता देता हूँ कि आपको कभी रियल वैल्यू मेजर ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप तो कभी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की रियल वैल्यू नहीं मेजर कर पाओगे, क्योंकि जो मेजर करोगे वो तो मेजरमेंट वैल्यू हो गई ना, वो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई। आप मेजरमेंट वैल्यू कैसे मेजर कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये कोई और बात है कि तुम्हारी मेजरमेंट वैल्यू रियल वैल्यू के इक्वल आ जाए। इसमें बड़ा तुम्हें डाउट लग रहा होगा, लेकिन डाउट नहीं लगना है, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आएगी उसी को हम रियल वैल्यू के इक्वल करेंगे, तो जो रियल वैल्यू है वही एवरेज वैल्यू है, ये आपको समझना है, ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल तुमने मेजरमेंट किया, तुम्हारी मेजरमेंट वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, रियल वैल्यू 11 सेंटीमीटर, तुमसे कुछ एरर हो गई, किसी और ने किया, किसी और ने किया, किसी और ने किया, मतलब इंडिविजुअल कितनी एरर हो रही है। तो एवरेज वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू, ये ध्यान रखना है कि जब भी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करोगे तो रियल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू है, मेजरमेंट वैल्यू है, रियल वैल्यू है L एवरेज माइनस मेजरमेंट वैल्यू। तो ये फर्स्ट टाइम की हो गई डेल्टा L1। सेकेंड टाइम एब्सोल्यूट एरर L एवरेज, मेरा मतलब रियल माइनस मेजरमेंट। इसी तरह से डेल्टा L3 L एवरेज माइनस Ln। सिमिलर ये कंसेप्ट आगे तरफ बढ़ता जाएगा एंड इसे अपन लिखेंगे Ln इक्वल टू L एवरेज माइनस Ln। अब अपन कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा L और इसकी एवरेज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा Ln डिवाइड बाई n। अब अपने को कैलकुलेट करना है बाय द वे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो अपने पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आई है और जो एवरेज वैल्यू आई है। बाय द वे रिलेटिव एरर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा लेना है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी आपको रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, तो रियल वैल्यू माइनस मेजरमेंट वैल्यू डिवाइड बाय रियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। तो ये छोटा सा फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला तुम्हारे लिए बड़े काम का है, बड़ा कंसेप्टुअल है, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। बाय द वे अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं A और B, इन दोनों को प्लस किए तो Z वैल्यू बन गई। अब Z के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन मेजरमेंट ऑफ Z, तो इसका मतलब डेल्टा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ये यूज करना है। बाय द वे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज एरर डेल्टा Z डिवाइड बाई Z मल्टीप्लाई 100 एंड इसे कैलकुलेट कर लो डेल्टा A प्लस डेल्टा B डिवाइड बाई A प्लस B। अगर बाय द वे ये सब्ट्रैक्ट सिचुएशन पर होती, A माइनस B इक्वल टू Z होता, तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ Z, तो ये हो जाएगा Z इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ये कंसेप्टुअल। अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप मेन वीडियो लेक्चर में जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स है तो मुझे यहाँ पर फास्टली लिखना होगा, बिकॉज हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 10
10 से 12 या 15 PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एंड कंप्लीट चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक फास्टली क्विक रिवीजन कर रहे हैं जिसमें से PYQ कंसेप्ट हैं। नीट एग्ज़ाम को परफेक्ट बनाने के लिए तुम्हारे बेहतरीन मार्क्स आएँ, तुम केवल पास ही ना हो सको, इवन बेहतरीन रैंक भी आ सके, उस पर बातचीत करेंगे। अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लाई 100 और इक्वल टू डेल्टा जेड की वैल्यू है कितनी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई जेड कितना है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई 100। जी आपको कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे नीट एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन पर। नीट एग्ज़ाम का जो PYQ क्वेश्चन है, नीट PYQ क्वेश्चन, नीट PYQ क्वेश्चन में परसेंटेज एरर से जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आ चुका है, वो NTA को इस क्वेश्चन से बड़ा लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आता है और हर बार आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अपने पास 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं ABCD और उनको P के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट किया गया है। P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर डिवाइड बाई C रूट D और ABC के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर गिवन है। A के मेजरमेंट में बाय द वे 1% की, B के मेजरमेंट में है अपने पास 3% की, C के मेजरमेंट में 2% की एंड D के मेजरमेंट में 4% की एरर है। और अपने को अब कैलकुलेट करना है P के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ P। इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो जो पावर होगी ना, वो पावर उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी, चाहे वो नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर। इसको लिख सकते हैं अपने पास A क्यूब B स्क्वायर C माइनस 1 और D पावर -1/2। एंड अगर इसे डेल्टा P डिवाइड बाई P मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज एरर इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 डेल्टा A डिवाइड बाई A प्लस 2 डेल्टा B डिवाइड बाई B प्लस इसमें 1 पावर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा डेल्टा C डिवाइड बाई C प्लस 1/2 डेल्टा D डिवाइड बाई D। अब ये तुम्हें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। अब देखो ज़रा 100 से सभी में मल्टीप्लाई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो डेल्टा P डिवाइड बाई P परसेंटेज एरर इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है डेल्टा A डिवाइड बाई A, डेल्टा A डिवाइड बाई A मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू है 1%। ये डेल्टा और मल्टीप्लाई 100 के साथ की वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। तो इधर लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस और C में कितना है 2% की प्लस 1/2 D में कितना है 4% की। इसको सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास 13% की एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। इस टाइप से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं नीट एग्जाम में। इसी टाइप का नीट एग्जाम में एक और PYQ क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। और ये अपने मन से मैं क्वेश्चन की डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये नीट एग्जाम का है। और जो मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन 25 में आया था, नीट 25 में जानलेवा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एंड क्वेश्चन 24 में भी आया था। एक 19 में सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। x इक्वल टू लिखा हुआ है अपने पास A स्क्वायर B पावर 1/2 C पावर 1/3 और D पावर 3A। एंड x के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा x डिवाइड बाई x परसेंटेज एरर। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अब तो तुम समझ ही गए होगे। 2 डेल्टा A डिवाइड बाई A प्लस 1/2 डेल्टा B डिवाइड बाई B प्लस 1/3 डेल्टा C डिवाइड बाई C प्लस 3 डेल्टा D डिवाइड बाई D। और यहाँ से ब्रैकेट बंद करोगे, 100 का मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक। एंड इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 1%। x में कितना, A में कितना परसेंटेज एरर आ रहा है, B में कितना आ रहा है, C में कितना आ रहा है। तो A में अपने पास परसेंटेज एरर है, A में क्वेश्चन कह रहा है कि 1%,
बी में कह रहा है 2%, सी में कह रहा है 3% एंड डी में कह रहा है 4%। एंड ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एक्स में कितने परसेंटेज की एरर हो रही है वो ईजिली तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन से एनटीए को बहुत लगाव है। मैं तुम्हारे नीट एग्जाम के पीवाई की बुक को देख रहा हूँ, इसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन है जो सिमिलर हैं एंड 1 बाय 1 करके अलग अलग टाइम पर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम्हें अपना फोकस रखना है, समझना है किस तरह से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर is 2%. Then what is the percentage error in measurement volume and area of sphere? स्पेयर के वॉल्यूम और एरिया के मेजरमेंट में कितने परसेंटेज की एरर होगी? चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। समझते हैं डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 100 की वैल्यू है अपने पास 2% की। अब अपने को वॉल्यूम और एरिया में बताना है, तो देखो ज़रा, वॉल्यूम होता है v = 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, इसका तो आप यूज करोगे नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गए, तो v = r³ हो गया। डायरेक्ट इसका फार्मूला बना लेते हैं, तो log v = 3 log r एंड रिलेटिव डिफ्रेंसिएशन करें तो डेल्टा v डिवाइड बाई v मल्टीप्लाई 100 = 3 डेल्टा r डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई 100 एंड इसकी वैल्यू अपने को पता है कितनी 2, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6% की एरर आ जाएगी वॉल्यूम मेजरमेंट में। एंड अगर एरिया मेजरमेंट में देखोगे तो एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड 4 पाई तो कांस्टेंट है, रिमूव हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारे पास आर स्क्वायर एंड लॉग ए इक्वल टू 2 लॉग आर बचेगा। यहाँ से इसका रिलेटिव डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 100 एंड यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4%, बिकॉज इसकी वैल्यू अपने को 2% गिवन है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4% की एरर आ जाएगी। तो इस टाइप से तुम अपने क्वेश्चन में अपनी अप्रोच को यूज करना है, समझना है अपने कंसेप्ट को। हाँ, जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले तो उसकी तुम्हें नीड को समझना है, उसकी टर्म एंड कंडीशन को समझना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज पर। वर्नियर कैलिपर्स में सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट इसके लिस्ट काउंट पर बातचीत करेंगे। तो इसका लिस्ट काउंट है, हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक डिवाइस होती है, एक इस तरह से छोटा सा पार्ट होता है जिसे अपन कहते हैं वर्नियर स्केल। और यहाँ पर एक स्केल बनी होती है जिसे अपन मेन स्केल कहते हैं। यहाँ पर तो ऊपर वाली स्केल है मेन स्केल और नीचे है वर्नियर स्केल। अब ये आपको समझ लेना है कि मेन स्केल का जो 1 डिवीजन होता है, ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm। ठीक, वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन 1 VSD, ठीक है, कम होता है 1 mm से। इसका मतलब क्या हो गया है कि मेन स्केल में जो 10 डिवीजन होंगे, ठीक है,
वर्नियर स्केल में हमें 11 डिवीजन करने पड़ेंगे। या ऐसा समझ लो कि मेन स्केल में 9 डिवीजन की जो वैल्यू होगी वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर मेन स्केल में 10 डिवीजन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और यहाँ पर एक डिवीजन 1 mm का है, तो ये टोटल हो गया बाय द वे 10 mm हो गया। अगर यहाँ पर मैं 9 डिवीजन कर देता हूँ, तो 9 डिवीजन कर देता हूँ तो यहाँ पर 9 डिवीजन हो गए, एंड यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा मैं 9 mm। अब अगर इसमें मैं वर्नियर स्केल बनाता हूँ तो इतनी ही लेंथ में मुझे 10 डिवीजन करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डिवीजन करने पड़ेंगे। समझ गए भाई? इसका मतलब क्या हो गया कि 9 MSD इक्वल टू 10 VSD, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, बिकॉज मेन एस डी का एक डिवीजन थोड़ा सा बड़ा होता है। जब तुम्हें लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ये लॉजिक यूज करना है। एंड 1 लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस, यहाँ पर VSD की जगह कितना लिख दोगे 9 डिवाइड बाई 10 MSD, एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो लीस्ट काउंट इक्वल टू आ जाएगा 0.1 mm। तो ये अपने कंसेप्ट का यूज करना है, बिकॉज 1 MSD इक्वल टू 1 mm होता है। तो ये अपना कंसेप्ट है। इस बार जो नीट एग्जाम में आया हुआ है PYQ क्वेश्चन है, उसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। उससे पहले जब तुम्हें रीडिंग कैलकुलेट करना है, रीडिंग इक्वल टू ध्यान रखना है मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ऐसा समझ लो, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर स्केल रीडिंग या वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा समझ जाना है। इसे अपन इस रीडिंग को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये समझना है। एंड लिस्ट काउंट का कंसेप्ट तो ये आ गया। इस बार जो नीट एग्जाम में PYQ क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन आया था कि 20 VSD की वैल्यू है 16 MSD के, तो अपने को लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना था। एंड 1 MSD इक्वल टू 1 mm है, ये अपने को कैलकुलेट करना था। अपने को कैलकुलेट करना था लीस्ट काउंट। समझ गए क्या? इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? लीस्ट काउंट का फार्मूला वही है 1 MSD माइनस 1 VSD। इसे सॉल्व करोगे 1 MSD माइनस 1 VSD के कितना आ जाएगा? ठीक है, इधर आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 20 MSD। इसे सॉल्व करोगे तो इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 MSD डिवाइड बाई 20। समझ गए भाई? ठीक है, एंड इसे सॉल्व कर लोगे तो इधर हो जाएगा 1/5 MSD, एंड इधर हो जाएगा 1 MSD 1 mm है डिवाइड बाई 5। समझ गए? इधर हो जाएगा 0.2 mm, एंड अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.02 सेंटीमीटर। ये इस बार जो नीट एग्जाम हुआ, नीट रीनीट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, जो 3 मई को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एंड तुम्हें इस तरह से कितना इजीली इसे सॉल्व करना था, कितना कंसेप्टुअल था। ठीक है, तो ये अपना कंसेप्ट है, ये अपना लॉजिक है वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर कैलिपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का मतलब क्या है कि अपने पास इस तरह से कोई डिवाइस बनी हुई है, इस डिवाइस का यूज करके हमें किसी भी चीज़ की लेंथ को, थिकनेस को मेजर करना है। इस तरह से आगे चला गया ये, एंड ऐसे इसे यूज करेंगे ऐसे।
यहाँ पर एक जैसे बाय द वे हमें बॉल की थिकनेस को मेजर करना है तो बॉल को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर दो स्केल होती हैं इस तरह से, एक होती है सर्कुलर स्केल, ठीक है, सर्कुलर स्केल इस तरह से हो गई, इधर लिखा हुआ है 0, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये सर्कुलर स्केल है। ऐसे ये 100 डिवीजन होते हैं, ये 100 डिवीजन होते हैं। ये होती है एक रेफरेंस लाइन, समझ गए। यहाँ पर भी इस तरह से स्केल होती है, इसे मेन स्केल कहते हैं। एंड समझ जाना यहाँ पर भी इस तरह से लाइनिंग बनी होती है। अब ये समझना है कि ये जो रेफरेंस लाइन होती है सर्कुलर स्केल की लाइन को जिस नंबर में टच करेगी उसे अपन कैसे यूज करेंगे, रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये समझना है। मेन स्केल रीडिंग तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी, मेन स्केल ये है, ये तो मेन स्केल है। लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन 1 mm है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने 100 तो 0.01 mm, इसका लिस्ट काउंट आ गया। एंड लिस्ट काउंट की वैल्यू हो गई क्लियर। सर्कुलर स्केल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, बाय द वे यहाँ पर ये स्केल 0 से ना होकर यहाँ पर बाय द वे 10 आ जाता। 10 नंबर की लाइन इसको कॉन्साइड कर रही है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती 10। मतलब ये तुम्हें समझना है कि रेफरेंस लाइन सर्कुलर स्केल की लाइन के जिस लाइन से कॉन्साइड करेगी उसी लाइन को अपन कहेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग कहेंगे। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ये अपने को मिल गए स्क्रू गेज, ये हो गया वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन टॉपिक आता है वो होता है लिस्ट काउंट एंड किस तरह से तुम वैल्यू को पुट करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो ये अपना कंप्लीट चैप्टर हो गया जिसमें से अपन ने अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कंप्लीट चैप्टर पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला, एरर एनालिसिस, ये हो गया अपना कंप्लीट चैप्टर नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे मोशन अलोंग द